नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिक बकैती के 24वें संस्करण में आप सबका स्वागत है। आइए आरंभ करते हैं। ये बहुत गलत हो रहा है देश में। कश्मीर की लड़कियों को और लौंडों को भी भारत सरकार ने ऐसे कैसे ट्रीट किया भाई। ईरान में थे तो वहां से कहा कि तेहरान से बाहर आ जाओ, फिर आर्मेनिया ले गए, फिर वहां से विमान में भारत लाए। विमान भी नॉर्मल सा इंडिगो का। क्या ये सलूक होगा भारत के विद्यार्थियों के साथ जो विदेशों में घर छोड़ करके पढ़ रहे हैं? ईरान से निकाला क्यों? कितनी अच्छी दिवाली मनाई जा रही थी, छत पे कैंडल लाइट की जगह मिसाइल लाइट डिनर चल रहा था, ड्रोन उड़कर फट रहे थे और खुली छत पर फटे बमों की रोशनी से बच्चे कोडिंग कर रहे थे। फिर पता नहीं सरकार क्या सुझाव, कहते हैं तेहरान से बाहर निकलिए। भाई मोदी, तू प्रधानमंत्री है तो क्या कुछ भी करेगा? और ये क्या प्लेन भेजी गई जिसमें फर्स्ट क्लास तो छोड़ो, बिजनेस क्लास भी नहीं था, और ये सारी बच्चियां 12th क्लास पास करके गई थी। खटारा जहाज भेजा जिसमें ना तो सीट के साथ अटैच बाथरूम था, ना एलईडी, ना बेड। यहां तक तो चलो इन्होंने बर्दाश्त कर लिया क्योंकि वैज्ञानिक हैं, राष्ट्र सेवा में ईरान में पढ़ रहे थे। पर क्या आप दिल्ली ला करके छोड़ दोगे? हुमैर भाई को देखो, उनके भावनाएं हमारी आहत हो गई। 3 बजे सुबह से बैठे हुए, बताइए। ना कोई फुट मसाज दे रहा है, ना कोई स्पा का इंतजाम है। कईयों की नेल पॉलिश उखड़ गई भागदौड़ में, कितनों का मेकअप पिघल गया, और दिल्ली में कोई इंतजाम नहीं। किसी 5 स्टार होटल में नहीं रुक पाया, ना स्विमिंग पूल है, ना रूम सर्विस है। फिर कहा बस से जाओ। वाह, बस से जाएं ये लोग, कश्मीर के लोग बस से जाएं। मोदी तो अकेले इतने बड़े जहाज में घूम रहा है, इनके लिए क्या 3-4 चार्टर्ड प्लेन नहीं दे सकते? मुझे लगता है कि एक समाज के रूप में यह हमारी हार है। अश्विनी वैष्णव जी ने देश को बताया है कि अब रेलगाड़ियों की धुलाई ड्रोन से हो रही है। आजकल ड्रोन इतना हो रहा है कि कल को यह न बताया जाने लगे कि चेनाब ब्रिज जो है पूरा ड्रोन से ही बनाया गया है। ट्रेन समय से आती नहीं, सफाई के नाम पे क्या चल रहा है सबको पता है। और यहाँ ड्रोन से डिटर्जेंट का घोल फैलाने को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट के बाप आए हैं डिब्बा धोने के लिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ में मारे गए लोगों की लाशें ड्रोन से उठवाई थी या लोग लगे थे? जिम्मेदार अधिकारियों को ड्रोन से उठाकर कहीं निलंबित किया गया या आज भी काम कर रहे हैं? बालासोर दुर्घटना में भी 2 ड्रोन लगा देते तो नहीं होती। मैं तो कहता हूं अश्विनी जी को, हर घर ड्रोन योजना टाइप कुछ आरंभ कीजिए। आदमी ज्यों ही टिकट बुक करे, मतलब अगर कर ही ले किसी तरह से, क्योंकि IRCTC में तो आपने इतने चैलेंज बना दिए हैं कि संभावना तो कम ही होती है, एजेंट लोग करते हैं। माने यदि आदमी बुक कर ले फाइनली तो उसके घर पे एक ड्रोन चला जाए कि भाई पैकिंग में भारतीय रेलवे अब सहयोग करेगा। फिर पैकिंग हो जाए तो ड्रोन उस आदमी को और उसके सामान को उठा ले और सीधा रेलगाड़ी की साफ की गई छत पे लाद दे, जहां से वो उतर कर नीचे चला जाए। यदि ट्रेन लेट चले, जो कि चलती है, चाहे गर्मी रहे, कुहासा हो या वर्षा हो, किसी भी कारण से लेट होती है, तो ड्रोन जो है खिड़कियों से लोगों कंधे पकड़ के निकाल ले और अगले स्टेशन तक ले जाए, ताकि भार कम होने से ट्रेन तेजी से चल सके। फिजिका, टेक्नोलॉजिया, समझे? क्योंकि और कोई कारण होता नहीं है ना कि ट्रेन जो है वो लेट हो जाए बिना काम। इससे एक लाभ यह भी होगा कि ड्रोन इंडस्ट्री भारत को 2047 से 10 साल पहले ही विकसित भारत बना देगा, और हम लोग जो है अमेरिका की इकोनॉमी, परचेजिंग पावर पैरिटी, पर कैपिटा इनकम सब में पीछे छोड़ देंगे उन लोग। महाराष्ट्र में कुछ युवाओं ने बार बार बिजली जाने पर बिजली विभाग में तेल छींट करके आग लगा दिया। लोग इसे आपराधिक कृत्य मान रहे हैं, जबकि मुझे लगता है कि युवकों ने बिजली विभाग की समस्या को समझा और कहा कि विभाग को एक थर्मल पावर स्टेशन बना दिया जाए। ऐसा होता देख यूपी के बिजली मंत्री अरविंद शर्मा जी बेचैन हैं कि युवाओं में गलत संदेश जाएगा। उनका पता भी सार्वजनिक है, और यूपी के युवा तो महाराष्ट्र वालों से अधिक उग्र हैं। यहाँ स्थिति यह है कि नोएडा में 3-3 घंटे बिजली जा रही है। क्यों? ऐसे ही इतना बिजली यूज करके क्या करेंगे हम लोग? उधर मोदी जी कह रहे हैं कि सौर ऊर्जा से घर चलाओ, तो गुजरात लॉबी के यूपी प्रतिनिधि अरविंद जी ने कहा है कि दिन में बिजली का क्या करना, सूरज तो चमक ही रहा है। अतः उन्होंने पूरे यूपी में हर जिले में यह कह दिया कि जब मन करे बिजली काट दो, ताकि लोग सोलर और इन्वर्टर जैसे उद्योगों की ओर बढ़ें और यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी 2025 ईस्वी मोदी जी के 47 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में आत्मनिर्भर भारत का मेक इन इंडिया सोलर पैनल और इन्वर्टर जो है वो काम आए।
योगी जी का मानना है कि व्यक्ति को सन्यासी का जीवन जीना चाहिए, बिजली का क्या करना है, उनको पता ही नहीं कि बिजली की क्या स्थिति है, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा है कि अंग्रेजी बोलने वालों को आने वाले दिनों में लज्जित होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अपने नेता नरेंद्र मोदी पर ऐसी टिप्पणी करना गलत है, क्योंकि वो तो घनघोर हिंदीवादी बेल्ट में जाकर अंग्रेजी बोलते पाए गए। G7 में भी मैक्रोन मलोनी से अंग्रेजी में बात करते हुए ठहाके लगाते देखते हुए। गृह मंत्री जी की यह टिप्पणी उसी लाइन में है जैसे बागेश्वर बाबा का यह कहना कि जो कुंभ नहीं नहाने गए वो देशद्रोही हैं। इस टिप्पणी पर सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट किया कि गेट अ लाइफ मैन। ये वही सुप्रिया श्रीनेत है जिनकी पार्टी अभी 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी का उपहास इस बात के लिए कर रही थी कि उन्हें तो अंग्रेजी आती नहीं, वो ठहाके क्यों मार रहा है। सुप्रिया ने लिखा है कि 1 अरब विषय है बोलने के लिए। पर सुप्रिया जी, आपने और आपकी पार्टी ने फिर भी 7 दिन में 5 बार झूठ क्यों बोला? क्या आपके उन अरबों विषयों में एक यह भी है कि मोदी विदेशी दौरे पर फोटो खिंचाने जाते हैं और उन्हें दूसरी पंक्ति में खड़ा कर दिया जाता है? आपकी पार्टी के लिए विदेशी दौरे की सफलता क्या इस बात से तय होती है कि प्रधानमंत्री अंग्रेजी बोलता है या नहीं? साइप्रस में रहकर भी कनाडा में उसकी फोटो वहां क्यों नहीं है जहां केवल G7 के सदस्यों की है, जो कि भारत नहीं है? या फिर राजीव गांधी जी को जो राइफल का कुंदा पड़ा था वो तो घनघोर असफलता रही होगी विदेश नीति की? या इंदिरा गांधी द्वारा राकेश शर्मा को चिट पर लिखी लाइनों को पढ़ के उनसे प्रश्न पूछना क्या उन्हें कमतर प्रधानमंत्री बनाता है? एडवीना के चरणों में बैठे नेहरू जी ही असली विदेश नीति जानते थे, क्योंकि अंग्रेजी तो उनकी बहुत गजब की थी, है कि नहीं? नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा में हुई रैली में ये बोला। साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। एक ही दिल है मोदी जी, कितनी बार जीतोगे? ट्रंप का आमंत्रण ठुकराने के पीछे स्पष्ट रूप से उसका बड़बोलापन है, पर मोदी जी ने उसे ऐसे ही बुनाया जैसे कि अचानक से आ गए अतिथि को 3 दिन पुरानी मिठाई का डब्बा ऐसे पकड़ा दिया जा रहा हो जैसे कि उन्हीं के लिए खरीदा था। मोदी जी, जगन्नाथ महाप्रभु के लिए तो आपने ट्रंप का न्योता ठुकरा दिया, पर यह तो बताइए कि ये झारसुगुदा के अन्नदाता के धान में अंकुरन हो गया है और उसे लेने वाला कोई क्यों नहीं है? सारी MSP क्या पंजाब और हरियाणा के ही अन्नदाताओं के लिए है, या फिर ओडिशा का गरीब किसान भी अन्नदाताओं के उसमें दायरे में आता है? और रोड शो से कभी नीचे उतरकर राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और सरकारी उपेक्षा की भी टोह ले लीजिए। वैसे वो रत्न भंडार के रत्नों को अंग्रेजों के समय के ऑडिट से मैच करवा लिया आपकी डबल इंजन सरकार ने, या अभी और 2-4 वर्ष और लगेंगे? अगला चुनाव भी इसी मुद्दे पे आप लोग लड़ना चाहते हैं? मोदी जी ने भले ही आमंत्रण ठुकरा दिया हो, पर स्टेडियम मार्शल मुनीर ट्रंप के घर चीनी तेल की डिब्बी लेकर पहुंच गया था। चीनी तेल देखकर ट्रंप ने बोला कि ये चीनी तेल क्यों लेकर के आए? अमेरिका का बिग ब्यूटीफुल तेल लगा। वो तेल लगाते ही आसिम मुनीर फिसल गया और उसने अपना ईमान और ईरान दोनों ही बेच दिया। ईरान उम्मा की उम्मीद लगाए बैठा हुआ और उधर मुनीर ने एक काफिर को एक लंच की टेबल पर ईरान पर हमले के लिए अपना एयरबेस प्रयोग करने की छूट दे दी। ट्रंप पर आरोप लगा कि उसने आसिम मुनीर को इसलिए बुलाया क्योंकि उसने उसका नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। मुझे लगता है कि ये बात गलत है। ट्रंप तो ये काम किसी भी महंगी वेश्या से करवा सकता था जिनसे उनके पहले भी संबंध रहे हैं। उसके लिए एक पाकिस्तानी सस्ती आसिम मुनीर को रिकमेंडेशन के बदले लंच कराना सही नहीं लगता। एक दूसरे वीडियो में बताया जा रहा है कि पन्नी में कोक भरकर ले जाने वाला ये व्यक्ति आसिम मुनीर ही है। वहां ट्रंप बेचारा लोगों से स्वयं को नॉमिनेट करवाने के बाद भी नोबेल कमेटी द्वारा अपने नाम की घोषणा को ना सुनकर लगभग पगला गया है। A deal where nuclear inspectors go into both Israel and Iran, that you could win a Nobel Peace Prize, and they might even rename it the Trump Peace Prize. Did you hear those? What do you think of that? Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo. You could say a lot of them. You could say, the big one is India, and
Backus said I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it. आज जो पोस्ट किया उसमें 8 बार लिखा है कि हमको नहीं देंगे ये नोबेल प्राइज, मैंने ये कराया, वो भी कराया, उससे ये हुआ, वो भी हुआ। 17वीं बार बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया। हालांकि 15वीं बार जब यही बात बोली थी तो यहाँ के पत्रकारों को लगा था कि मोदी द्वारा ठुकराए जाने पे ट्रंप का टोन बदला है, जहां उसने कहा कि दोनों देशों ने तय किया कि युद्ध रोकेंगे, दे डिसाइडेड टू स्टॉप द वार। पर मुझे पता था कि ये पगलू केवल बात घुमा रहा है, अगले दिन फिर वही बातें करेगा। नोबेल प्राइज ना मिले पर एक ऑनररी ओलंपिक गोल्ड तो इस युगल को भी दिया जा सकता है। निर्धनता से जूझ रहा है, ओयो जाने के पैसे नहीं है, माँ बाप और समाज प्रेम के शत्रु बने रमन राघव स्टाइल में डंडा लिए बैठे होंगे और सरकार ने क्या किया, 50,000 का चालान काट दिया। वैसे भी अखंड सिंगल नेताओं के देश में प्रेमी युगलों का चालान नहीं किया जाएगा तो क्या उनके लिए पार्क बनवाए जाएंगे। लाडली बहना योजना से लेकर लाडला भाई योजना के बीच दोनों ही नवयुवक नवयुवती केवल लवर बनकर रह गए। इसके लिए सरकार की कोई योजना नहीं है। इन्हें कोई ओयो वाला भी ऐसी दया नहीं दिखाएगा जैसे कि पुणे के इस आभूषण के दुकानदार ने दिखाया। हर कोई इनका उपहास कर रहा है, पर मुझे लगता है कि इसे आनंद महिंद्रा जी यदि देख लेते एक बार तो एक थार तो दे ही देते। थार में क्या है कि थार में एक सुविधा है कि आप भीतर में जो करना है कर सकते थे, और उसके कारण यदि एक्सीडेंट हो भी जाता तो भैया वो तो थार है, कोई केस उस पर बनता नहीं। जबकि मेरा मानना है कि इन्हें सिंक्रोनाइज्ड फीतेबाजी ऐसे वाला जो होता है या स्विमिंग ऐसे किसी स्पोर्ट्स के लिए प्रशिक्षित करके ओलंपिक में भेजना चाहिए। जबकि दुर्भाग्य देखिए कि टैलेंट की पहचान न करने वाली सरकार ने उनका 50,000 का चालान काट दिया। जबकि कायदे से सरकार को जहां झुग्गी वहीं मकान की तर्ज पे, जहां बाइक वहीं मकान टाइप कोई योजना लानी चाहिए थी। मतलब ऐसे लोगों का भी वोटर बैंक है मोदी जी। आप लोग तो वोट बैंक के लिए कुछ भी कर लेते हो। लोगों को मतलब सड़क पे प्यार, इश्क और मोहब्बत ना करना पड़े, इसके लिए कुछ लाइए आप लोग। जिन झुग्गी वालों को मोदी जी ने मकान दे दिया उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा है कि यह है क्या। कूड़ा फेंकने की जगह कूड़े का भंडारण हो रहा है, सीढ़ियों पर गुटखा के दाग हैं। वो अभ्यस्त थे कि एक ही रूम में सोना है, पति है, सारे बच्चे हैं, वहीं कोने में या बेड के नीचे पे कहीं किचन है और घर के आगे नाला है, छत की जगह प्लास्टिक की शीट है। मतलब उनको अपने वातावरण का भान था कि नाले का पानी बहता देखकर भांप लेता कि बाढ़ आई कि नहीं। प्लास्टिक की पन्नी वाली छत पे टप 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 टप, इससे वर्षा का पता लग जाता था। उड़ गई तो पता लगता अरे आंधी आ गई, आंधी आ गई। यहाँ मोदी जी ने कहा कि नहीं, अलग अलग रूम लो, फिक्स छत रहेगा, किचन अलग होगा और ऊपर के फ्लैट से बालकनी से जो है ये हाई राइज बिल्डिंग टाइप व्यू लीजिए भाई। ऐसे में मोदी जी को गुटखा थूकने के लिए पीकदान लेकर चलने वाले और कूड़ा सही जगह पर फेंकने हेतु जिसकी झुग्गी उसको एक नौकर योजना के तहत नौकर तो देना चाहिए था, जिसकी सैलरी हम लोग दे देते। मतलब इतना टैक्स देते उसका और यूज क्या है। दिल्ली में बिल्डिंग दे दीजिए, हमारा साला रेंट देते देते पिछवाड़े से पसीना टपक रहा है। और इनको देखिए कि लाडली बहना योजना का पैसा बढ़ा रहे हैं, झुग्गी मकान खेलते रहिए मोदी जी। एक गरीब तो वैसे इंजीनियर भी होता है, जैसे कि इस भाई को देखिए जिसे 1,12,00,000 का पैकेज मिलेगा। मामूली बात नहीं है, फोटो बाजार में लग के छप गया भाई। इस तरह के पैकेज दिखाकर आप अंग्रेजी न जानने वाली कन्या के परिजन से दहेज बढ़वा सकते हैं। अरे देखिए, एक के डिकेड में 1 करोड़ से बेसी पैसा कमा रहा है। आप सेंचुरी का सोचिए कि सीधा 11 करोड़ एकदम सेंचुरी में कमाएगा, और फिर साल का सोचिए कितना कमाता होगा लड़का यदि डिकेड और सेंचुरी में 11 करोड़ कमाए। साल का तो ज़्यादा ही होगा ना जी। मार्केट में पोस्टर छप गया एकदम से। मोदी जी से पूछना चाहूँगा कि इस भाई को झुग्गी मकान स्कीम का कुछ लाभ मिलेगा क्या। वारिस पंजाब दे संत अमृतपाल जी टिंडरा वाले जी के बारे में समाचार छपा कि टिंडर पे वो 6 कन्याओं के साथ 238 बार सेक्स की बातें करते पाए। सेक्स की युवा है, आंदोलन का दबाव है। कन्या स्वयं उनकी आवाज में ओ पुलिस आ गई पुलिस, उसकी वॉइस चैट जो है सुनना चाह रही होगी, तो थोड़ा दाहिने बाएं चले गए होंगे इधर उधर। वैसे भी पौरुषी यंत्र जो है वो उससे मसाला तो कूटना है नहीं ना।
आंदोलन में ये सब चलता है, मतलब वामपंथियों का आंदोलन देख ले, पूरा का पूरा इसी सब पे टिका हुआ है। रात में चैट करेंगे तभी सुबह में मोदी की चूल्हे हिलाने की बात होगी। रात एकदम ऐसे लुल्ल मुरझाई टाइप की बीतेगी तो दिन में आंदोलन का आंदोलन नहीं हो जाएगा। समझिए बात। सिकंदर फिल्म वालों ने कहा है कि पायरेसी के कारण उन्हें 90 करोड़ का घाटा हो गया। कौन है वो लोग जो सिकंदर जैसी फिल्म की पायरेसी कर रहे हैं? सितारे जमीन पर वाले तो ये भी क्लेम नहीं कर सकते कि पायरेसी हुई है, क्योंकि उनकी पूरी फिल्म ही स्पेनिश फिल्म चैंपियंस की पायरेसी है। ये वीडियो देखिए। बुद्ध नाम, बुद्ध नाम, बुद्ध नाम, बुद्ध नाम, भीम नाम, भीम नाम, जीवन मरण, बुद्ध नाम। हमने कब कहा कि असत्य? वो तो तुम ही लोग हो ना जो उन्हें हिंदू क्षत्रिय मानने से मना करते हो, वो बात असत्य कहते हो। और भाई कफन तो यार नीला डाल देते। ये क्या सारा सिस्टम हिंदुओं वाला लेके चल रहे हो, और राम को बुद्ध से कंट्रोल F और कंट्रोल R फाइंड एंड रिप्लेस मार दिया। और दाह संस्कार में लकड़ी ही लगाई थी कि सरिया उरिया पे सुला करके उसको हीट करके मतलब इलेक्ट्रिक शब्दाग्नि टाइप का बना लिया। घी ही डाला था कि उजाला सुप्रीम नील घोलकर पूरा एकदम नीला नीला कर दिया था। और निर्गुण भजन गा रहे थे या फिर भीम दीवानियों की पहली पसंद ये वाला गाना चलाए थे, या फिर ये गाना कि ओ नीले नैनों वाला और मेरा लकी कबूतर। NH 66 को लेकर केरल कांग्रेस ने यह वीडियो जारी करते हुए नितिन गडकरी से पूछा है, अभी ही सड़क बनी और उसका ये हाल है। पहले तो गडकरी जी को कांग्रेस केरला के हैंडल चलाने वाले के अंगूठों पर एक एक टोल बना देना चाहिए कि सालों जो मन में आए लिख मत दिया करो। दूसरी बात, मुझे नहीं पता था कि यार नेशनल हाईवे सड़क को नहीं कहते, बल्कि सड़क के दोनों ओर की भूमि, गड्ढे या 1.5 किलोमीटर दूर के खेत को भी मतलब नेशनल हाईवे में ही गिना जाता है। अच्छा है कि मेरे पास कार नहीं है, वरना मैं तो सड़क की जगह इस 90 डिग्री पर कटी दीवार पे ही चढ़ा देता। वैसे भी जिस पार्टी के लोग G7 में फोटो को लेकर के ट्वीट कर देते हो, उसके खलियर हैंडल ये सब नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। बागपत में ये दुर्घटना घटाई गई है। बताइए, दामाद को 25 सेकेंड में 35 घूंसे मारे गए। और एक सैल्यूट तो न्यूज़ 24 वालों को भी रहेगा, भाई ने पूरा गिना कि कितनी देर में कितनी कुटाई हुई है। कई दामाद लोग पीटने वाले कार्य भी करते हैं। ये नहीं कि गर्मी में लाइट नहीं दी है अरविंद शर्मा जी ने तो छत पे सो जाए। बोले होंगे कि घंटा का पावर सरप्लस है तुम्हारा राज्य। भीखू भाई टाइप का आदमी रहा होगा आसपास में, जिसे पता होगा कि यदि भाजपा राज्य में बिजली कटी है तो उससे पाकिस्तान को पेलने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर की बैटरी चार्ज की जा रही होगी। और ये देश हित में ऐसे साले थोड़ी देर मतलब छत पे नहीं सो सकते तुम लोग। तो दामाद जी को नीचे ले गए होंगे ये कह के कि चलिए जनरेटर खरीद के लाते हैं, फिर सुनसान जगह पाकर के कूट दिया। एक इनको देखिए जो दामाद बनने जा रहे हैं, इन्होंने ससुराल पक्ष को बता दिया है कि हमें जो रात बेरात जनरेटर खरीदने के नाम पे गली में ले जाकर 25 घूंसे मारे, तो मैं भाजपा विधायक की तरह अपने ऐसे ही तलवारबाज मित्रों को बुलाऊंगा और आगे का आप लोग को पता ही है। ये दूल्हा सोनम रघुवंशी या मुस्कान रस्तोगी जैसों को भी संदेश दे रहा है कि ड्रम खरीदो या हनीमून पे ले जाओ, हम भी कमजोर नहीं है, हमारे लौंडे चलेंगे साथ में। जो लड़का अपनी घोड़ी पर मित्र को लेकर के चल रहा है वो मुझे लगता है मेघालय तो अवश्य ही लेकर के जाएगा। 6 दिनों से एक F-35 केरल में खड़ा है, इंग्लैंड वालों का। लोग पूछ रहे हैं भाई ले क्यों नहीं जा रहे? भाई मेरे, इतने दिनों से तुम लोग तो ही लड़ रहे थे ना कि F-35 चाहिए, सुखोई बेकार है। जब सामने से आके कोई दे रहा है तो कह रहे हो कि ले जाओ। उनका स्टेल्थ फाइटर हमारी एयरफोर्स ने डिटेक्ट कर लिया तो बेचारे क्या करेंगे? बीच में तेल खत्म हो गया ऐसा बता रहे थे, तो किसी गैर भाजपा शासित राज्य में किसी पेट्रोल पंप पर पाइप लटका के 2 गैलन भर लेते। हम लोग तो गन्ने का रस मिलाकर यहाँ 300 का माइलेज निकाल ले रहे हैं गडकरी जी की कृपा से। तुम भी 20 लीटर में आई, इंग्लैंड तो पहुंच ही जाते। पर साले तुम्हें करना है जासूसी, करो जासूसी। हमारे लौंडो ने इस जहाज को OLX पे डाल दिया। अब या तो तुम्हें वापस हमसे खरीदना होगा, या जो आदमी खरीद कर इसे अपनी पानी की टंकी बना लेगा उससे लेना होगा। जो भी है, ट्रंप को 17 बार क्रेडिट लेने से बचना चाहिए था। हम लोग ऐसे ही बदला लेते हैं। ये पाकिस्तान सरकार में मंत्री हैं, इनकी बात सुनिए।
इंडिया की के उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को 6 और 7 की दरमियानी रात को। बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि एम आई ऑथोराइज्ड टू टॉक टू जयशंकर आल्सो एंड कन्वे यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फोन भी किया, प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। तो बात यह है कि अगर ये उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और वो क्रेडिट लेते हैं, 13 दफा ले ले, 130 दफा ले ले, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। इन्होंने बोला है कि जब इनके नूर खान और शोरकोट बेस पे भारत ने बर्बादी फैलाई तो सऊदी के प्रिंस ने पूछा कि भाई ज्यादा ही यदि पेल गया बताओ, जयशंकर से बात कर लेते हैं, हम ऑथराइज्ड है क्या? तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर लें जी, आप तो ऑथराइज्ड हैं ही, बाप को पूछना थोड़े पड़ता है। पर हमारी सुप्रिया जी और जयराम रमेश जी नहीं मान रहे, वो तो ट्रंप की ही बात को गोल्ड स्टैंडर्ड मान के चल रहे। कांग्रेस का तो चलो समझ में आता है कि इन्हें पता ही नहीं कि नैरेटिव में कौन सी बात से हार मिलती है, किससे जीत, क्योंकि इन लोगों ने कभी जीत तो देखी नहीं है। पर रणविजय पत्रकार ऐसे क्यों लिखे जा रहा है कि यार ट्रंप ने 15 बार बोला है, झूठ थोड़े बोलेगा यार। इस पर किसी ने प्रैक्टिकल और एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ दिया इनसे, जो कि मैं पढ़ नहीं सकता, आप स्वयं पढ़ लीजिए, फुल स्क्रीन डाल देता। रणविजय भाई को आप जो भी बात 15 बार बोल दोगे वो मान लेंगे। आप उन्हें जो भी बोलना चाहते हैं उनके हैंडल के नीचे अवश्य लिखा है। अरे बाद में लिख लेना भाई, पहले वीडियो पूरा देख लो और हाँ सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो और शेयर तो कर ही दो व्हाट्सएप आदि पे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कोरियाई प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने की जगह उनके ट्रांसलेटर से हाथ मिला लिया। मन ही मन बोले मुझे तो हर पुलिस वालों की सूरत एक जैसी ही लगती है। वो तो अच्छा है कि उसी दल की महिला से नहीं मिला है, क्योंकि देखा जाए बहुत अंतर नहीं होता है वहाँ महिला और पुरुषों में। कई बार तो हमारे देसी लौंडे इनके लौंडों को ही कन्या समझकर नाई स्पीक सिस्टर लिखाते हैं, बाद में पता चलता है ब्रदर था वो। राजद नेता तेजस्वी जी का ये वीडियो देखिए। पूरे तरीके से अपराधियों का राज आ गया है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है, प्रशासन में अराजकता आ गई है सरकार में। इसमें आप समझ जाइए, जब हमारे घर के बाहर गोलियां चल रही है उस वीवीआईपी इलाके में, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। कोई सुरक्षित नहीं है बिहार में। ये बहुत बड़ा जो है बिहार में अपराधी जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर कर दिए हैं। पूरी बात बोलने के बाद खाली ये कह देना था कि एकदम से बचपन का याद आ गया, जब पापा मम्मी के राज में ऐसा हुआ करता था कि सीएम खुद साहबुद्दीन जैसे दुर्दांत अपराधी पाले हुए था। घर के लोग आईएएस अफसर की पत्नी को बंधक बना करके लगातार दुष्कर्म करते थे। एमसीसी का ऐसा आतंक था कि कभी बातें नरसंहार होता था, कभी सवर्णों को चौखट पर सर रखकर 35 लोगों को लाइन में लगा के एक एक करके गड़ासे से काटा जाता था। कभी बेटी के ब्याह में पटना के शोरूम से गाड़ियां उठवाई जाती थी। वो भी क्या दिन थे तेजस्वी जी, उस समय तो ये बालक रहे होंगे हमारी तरह, याद नहीं होगा। गोली चली है, बिहार में अपराध है, अराजकता है, सीएम का कोई इकबाल भी ना रहा हो, पर राजद वालों को इस पर एक भी शब्द नहीं बोलना चाहिए। जो बोलना है हम लोग बोल देंगे। अभी तो ग्राउंड रिपोर्ट आएगी बिहार से, आइए ना हमरा बिहार में। बिहार के मंत्री हैं बबलू जी, उन्होंने ये पोस्टर बनाया या किसी ने बना के वायरल कर दिया, ये पता नहीं हमें, पर हमारे आईटी सेल के मित्रों को लगा होगा कि साला ऐसे भी चाटा जा सकता है। मतलब अभी तक तो 11 साल और 11 नंबर सीट की ही बातें चल रही थी, पर ये वाला मिस कर दिया लोगों। आप सोचिए 35 मिनट बात हो जाए, कॉल ड्रॉप ना हो तो बधाई तो बनती है। इधर एयरटेल वाले 1 मिनट में 3 बार कॉल ड्रॉप कर देते हैं, और फोन करो तो बोलते हैं सर आपके घर में वाईफाई है, तो आप सेटिंग्स में ऐसे ऐसे जाइए और उसमें एयरटेल वाईफाई सेलेक्ट कर लीजिए। होता तब भी कुछ नहीं है, पर ऐसे सस्की लगता है कि एयरटेल की जगह फोन में एयरटेल वाईफाई लिखा आता है। मन प्रसन्न रहता है, पार्क में फूल खिलने लगते हैं, वीणा की तार झंकृत होने लगती है, पर साला कॉल नहीं लगता है। इसलिए बबलू जी ने जो बधाई दी है उसके पीछे का मर्म समझने की आवश्यकता है। हिमांता जी का ये वाला वीडियो बहुत चल रहा है। रिकमेंडेशने হয় যে কোনবাই যদি গরু মাংস থৈ আহে আপোনালোকে গাহৰি মাংস থৈ বরাবর হৈ যাব। যদি হিন্দুৱে মাংস থবই লাগে আমি কাটি পেলাই গাহৰি মাংস থৈ আহিম, আমি গৰুৰ মাংস কিয় থম আপোনালোকে কওকচোন। बोल रहे हैं कि तुम्हारे मंदिर में वो गाय का मांस फेंकता है, तुम सुअर का फेंको। लोग चिंतित हैं कि क्या ये मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है।
शक्ति नहीं है और होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला न केवल गाय काट कर फेंकता है बल्कि वो कोर्ट की मेहरबानी पर भटका हुआ नौजवान बताकर छूट भी जाएगा। ऐसे में भीड़ के कृत्य की औषधि भीड़ का ही कृत्य हो सकती है। ये देखिए कितनी सुंदर बात सामने आई है पाकिस्तान की संसद से। सर मेरा इशू है कि मेरे लीडर ने मुझे आंखों में आंखें डाल के बात करनी सिखाई है। सर अगर मुझसे आई कांटेक्ट नहीं होगा तो मैं बात नहीं कर सकती हूँ। सर मेरी आपसे गुजारिश है सर ऐनक पहन ले सर लीडर हूँ, अपने हल्के से 1.5 लाख वोट लेकर आई हूँ। तो सर अगर आप मुझे सुनेंगे नहीं तो फिर मैं बात नहीं कर सकूंगी। मैं सुन लूंगा, देखूंगा नहीं। आई कांटेक्ट खवातीन के साथ अच्छा नहीं लगता। सर 52% खवातीन को अगर आप इग्नोर करेंगे, अगर आप देखेंगे नहीं ना, तो सर फिर ऐसा ही होगा सेलेक्टेड लोग ही यहाँ पे आएंगे। मैं किसी भी खातून की आंख में आंख डाल के नहीं देखता। सांसद महोदय कह रही हैं कि हमसे नजरें मिला के बात करो। स्पीकर साहब कह रहे हैं खवातीनों से हम नजरें नहीं मिलाते। वो कह रहे हैं कि आधी आबादी से नजरें नहीं मिलाएंगे तो काम कैसे चलेगा। जबकि मेरा मानना है कि स्पीकर साहब को ये शेर पढ़ना चाहिए था कि जुल्फ रुख से हटा के बात करो, रात को दिन बना के बात करो, मैं कदे के चराग मध्यम हैं, जरा आंखें उठा के बात करो, फूल कुछ चाहिए हुजूर हमें, तुम ज़रा मुस्कुरा के बात करो। ये भी अंदाज गुफ्तगू है कोई, जब भी करो दिल दुखा के बात करो, जाने जा दिल दुखाना बुरी बात है। हम तड़पते रहेंगे यहाँ रात को, तुम तो आराम की नींद सो जाओगे। ये समाचार बहुत चर्चा में आया कि डीएसपी की पत्नी ने सरकारी गाड़ी में बैठकर नियमों को तोड़ते हुए केक काटा। बवाल हुआ तो एफआईआर हो गई ड्राइवर पे। जी हाँ, ड्राइवर पर, क्योंकि आजकल ये ड्राइवर प्लम्बर टाइप के ही लोग विवाहित महिलाओं को भटकाते हैं। मैडम तो घर में मना रही होंगी, फिर ड्राइवर ने कहा होगा कि इसमें क्या फन है, चलिए ड्राइव पे चलते हैं। एक स्त्री को कानून तोड़ने पर विवश करने पर केस तो ड्राइवर पे ही बनता है, नमन रहेगा। परचेजिंग पावर पैरिटी या पर कैपिटा इनकम में भारत ने जापान को पीछे छोड़ा हो या ना हो, पर एडवेंचर स्पोर्ट्स में भारत दुनिया में बहुत आगे जा चुका है। कुछ लोग इस नवयुवक को पागल कह रहे हैं कि वो रेलवे के हाई टेंशन वायर में लटक कर झूल गया है, मरना चाहता है, जबकि वो केवल बंजी जंपिंग और जिम्नास्टिक्स के बार वाले 2 स्पोर्ट्स को मिलाकर नया खेल खेल रहा है, मौत का खेल। ऐसा ही एक खेल डॉन नंबर 1 में फिरोज और सूर्या डॉन के बीच में हुआ था, पर इस युवक ने इन दोनों को सबको पीछे छोड़ दिया है। मैं इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री देह विद्युतीकरण योजना का लाभार्थी बनाना चाहता हूँ। एक धोखा वेलकम फिल्म में उदय भाई और मजनू भाई को मल्लिका सहरावत ने दिया था, और दूसरा ईरान और इजराइल को एस जयशंकर साहब ने दिया। ये क्या चल रहा है कि दोनों ही देश के विदेश मंत्री से युद्ध के सिचुएशन पे बात की जा रही है और कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि हमने दोनों से शांति बनाए रखने की अपील की। नहीं, संभव है कि जयशंकर साहब ये वाला मीम शेयर करना चाह रहे हो कि सालों लड़ मरो, समाप्त कर दो एक दूसरे को, और फिर भारत तेल के कुएं पे करेगा कब्जा। यशवंत वर्मा जी तो उच्च कोटि के जज हैं, ऐसा कपिल सिब्बल साहब ने कहा है। मैं तो कहता हूं कि सारे जज ही उच्च कोटि के होते हैं। हम लोग ही साला निम्न कोटि के, जिन्हें ये समझ में ही नहीं आता है कि भाई वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज है, पैसे उनके घर से नहीं निकले, क्या तेरे घर से निकलेंगे? तू तो इतना गरीब है कि मोदी की झुग्गी मकान स्कीम में भी अधिकारियों ने कहा इसके पास तो झुग्गी भी नहीं है, इसको मकान कैसे देंगे? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ये जज साहब भी उच्च कोटि के ही होंगे, जिन्होंने 4 साल की बच्ची के बलात्कार को कहा कि नहीं, बलात्कार तो क्रूरता का उदाहरण है, पर रेपिस्ट ने रेप जो है वो मुझे नहीं लगता है क्रूरता से किया है। जबकि बलात्कारी ने 4 साल की बच्ची का क्या और उसे मरने के लिए फेंक दिया, पर वो बच गई बेचारी। मैं उस जज से पूछना चाहता हूँ, जज साहब आप एक बार करवा के देखो ना अपना ये, तब आपको शायद पता लगेगा कि क्रूरता कैसे की जाती होती क्या है। संभवतः आपको भी अंदाजा नहीं है क्रूरता क्या होती है। देश में केवल जजों के जलवे नहीं है, यदि आप भाजपा विधायक हैं तो जलवे आपके भी कटेंगे। वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव क्लास में एक भाई ने टिकट कराई, बढ़िया अपना जा रहे थे कि यशस्वी, तेजस्वी, आदरणीय अवतार पुरुष मोदी जी ने इसे हरी झंडी पर्सनली दिखाई थी, आनंद ही आनंद हो रहा था। ऐसे में विधायक महोदय आ गए भाजपा के, बोले कि भाई आजकल विंडो सीट का बहुत फायदा हो रहा है, इसलिए हमें दे दो, तुम 8 नंबर पर जाकर बैठो।
राजप्रकाश ने मना कर दिया। विधायक जी ने अगले स्टेशन पे अपने कार्यकर्ता बुला लिए और फिर थोड़ी सी मतलब नाक तोड़ दी, थोड़ा सा लहू निकल गया। इस पर मीडिया में बवाल हो रहा है, जबकि जिनके चाचा विधायक होते हैं वो इनसे बड़े कांड कर देते हैं। ये तो स्वयं विधायक होकर भी केवल नाक तोड़ी, तोड़ तो ये पूरी वंदे भारत देते, पर मोदी जी ने झंडा दिखाए तो थोड़ा सा रुक गए होंगे। आशा है कि भाजपा शीघ्र ही इन्हें एक प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर सम्मानित करेगी। अमित मालवीय जी भी इनको बुलाएं, वो जो 11 साल वाला डिनर उनर होता है उसमें बुला करके इनको अमित शाह जी के बगल में बिठाए और राजप्रकाश जी को एक फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़े करके गोली मार देनी चाहिए, जिसे पता नहीं साला कि देश में सिस्टम कैसे चलता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो इन नंबरों के माध्यम से कर सकते हैं। विदेश के मित्र पेट्रियन, पेपाल के माध्यम से कर सकते हैं। पुनः कहना चाहूँगा, शेयर लगातार करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।